नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो है इतिहास यानी भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को हम देख रहे हैं। और ये प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं इतिहास यानी इतिहास के अंतर्गत जो है भारतीय इतिहास और उसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और बेस्ड ऑन माइंड मैप है, यानी ये जो लेक्चर है माइंड मैप पर आधारित है। और यह माइंड मैप जो है GS वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उस पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। साथ ही ये देखें तो SPSC राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2025 इसके अलावा BPSC, MPSC, JPSC, UPPSC, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC, SSC, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, उसको सर्च कर इस चैनल में देख सकते हैं आप। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ टॉपिक दिखाई जा रही है सारे टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के जो भी ये टॉपिक देख रहे हैं आप, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, इसको सर्च करके आप चैनल पर देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो पुर्तगाली शासन पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। डच, डेनिश, फ्रांसीसी पर भी लेक्चर महत्वपूर्ण रूप से बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत, श्रमिक आंदोलन एवं प्रेस, अंग्रेजी शिक्षा इत्यादि पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, सर्च करके आप देख सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण पर चर्चा हम कर चुके हैं। द्वितीय चरण के भी आधे से ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है। द्वितीय चरण के आखिरी पार्ट को स्वतंत्रता आंदोलन को हम देखते हैं। इसके बाद जो है स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण यानी गांधी युग होगा, उसको हम विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण के शेष पार्ट को। जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में देखा कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है ये 3 चरणों में इसकी सुविधा के लिए अध्ययन करने के लिए बांटा गया है। तो प्रथम चरण जो इसमें है, फर्स्ट स्टेप जो है यानी स्वतंत्रता संघर्ष का फर्स्ट स्टेप देखें तो ये 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का समय जो है यह प्रथम चरण भारत में स्वतंत्रता का प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 ईस्वी तक यानी बंगाल के विभाजन तक। प्रथम चरण की विशेषता यह थी कि प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, परंतु लक्ष्य अस्पष्ट था, यानी टारगेट इनका जो था वो अस्पष्ट था। इस समय आंदोलन का प्रबंधन बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित यानी नरम दल के लोग थे। द्वितीय चरण में जो हमने चर्चा किया था यही था क्रांतिकारी आंदोलन का। द्वितीय चरण के अंतर्गत हमने देखा था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां किस प्रकार से थीं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा जो कल ही के लेक्चर में किया है और ये चैनल पर अपलोडेड है, इसको आप देख सकते हैं। और ये सेकंड स्टेप में है। सेकंड स्टेप की जो शुरुआत होती है 1905 यानी बंगाल विभाजन के बाद और 1919 ईस्वी तक, इसमें जो होता है वह गर्म दल का वर्चस्व होता है। द्वितीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई होती है, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हो गए थे। कांग्रेस के संबंध से भारतीय जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के प्रयास शुरू किए गए। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज रखा था। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया था। और तृतीय चरण अभी हम देखेंगे, द्वितीय चरण का शेष पार्ट को इसमें देखने जा रहे हैं। तृतीय चरण यानी थर्ड स्टेप जो होगा वो गांधी युग का होगा, 1919 से लेकर के 1947 तक, भारत की आजादी तक। यह चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने देखा क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किस प्रकार से हुई। सबसे पहले हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में शुरुआत होती है, इसके बाद बंगाल में शुरू होती है, इस पर विस्तार से चर्चा किया। इसके बाद विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां किस प्रकार थी और अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या था, ये सारी चर्चा जो है कल के लेक्चर में हमने विस्तार से की है, उसको आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। आज हम देखेंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण शख्सियतों को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें विनायक दामोदर सावरकर जी को देखेंगे। तो इससे पहले जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन जो होती है उसकी शुरुआत या नींव बाल गंगाधर तिलक जी भी उसमें शामिल होते हैं, उनकी नींव या बुनियाद में। क्योंकि देखें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना था। इसमें ध्यान दें तो यह है कि 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी जिनका समय देखें, हालांकि इनको हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा देखना चाहें पर हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में विस्तार चर्चा कर चुके हैं, हालांकि यहाँ थोड़ी जानकारी इनको ऐड कर देते हैं। महत्वपूर्ण शख्सियत के अंतर्गत शुरुआती दौर में इनको देखें तो इनका समय जो है 1856 से लेकर के 1920 तक इनका समय रहता है। इनकी उपाधि देखें तो लोकमान्य, भारत के बेताज बादशाह के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अरेस्ट के जो लेखक वेलेंटाइन चिरोल था, इनको वह भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि वेलेंटाइन चिरोल ने इंडियन अरेस्ट पुस्तक में इनको तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा है।
तो इनके कार्यों में महत्वपूर्ण से हमने समझ लिया, लेकिन देखें तो 1881 में मराठा इनके सहयोगी आगरकर जी थे, इन्होंने निकाला पत्र यह था। 1881 ईस्वी में ही केसरी पत्र निकाला, इनके सहयोगी उस टाइम केलकर जी थे। और 1893 में गणपति उत्सव मनाना शुरू किया इन्होंने, और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता का सजा हुई थी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलक जी के बारे में ध्यान दें कि तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे, तिलक ही यानी बाल गंगाधर तिलक जी एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हालांकि हम पूर्ण में विस्तार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ध्यान दें तो इन्होंने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी थी, और मांडले प्रवास के दौरान ही इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम गीता रहस्य है, जो कि मांडले प्रवास के दौरान इन्होंने लिखी थी। मांडले जो बर्मा में है, मांडले जेल बर्मा में रखा गया था इनको 6 वर्ष की सजा के दौरान। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इत्यादि पुस्तक, और ये सारी जानकारी इसमें पूर्व में हम दे चुके हैं। ये सारी जानकारी को आप देख सकते हैं यहाँ पर तिलक जी के बारे में। चलिए अब देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में देखें, यानी इनको शॉर्ट रूप में BD सावरकर के नाम से भी जानते हैं, यानी BD सावरकर इनका शॉर्ट नेम है, या इनका पूरा नाम देखें तो विनायक दामोदर सावरकर जी पूर्ण नाम इनका है। तो इनके बारे में देखें तो यह ध्यान दें कि अभिनव भारत सोसाइटी का गठन इन्होंने किया था। इनके बारे में ध्यान दें तो मित्र मेला, सबसे पहले इन्होंने मित्र मेला 1904 ईस्वी में जो है मित्र मेला की स्थापना किया नासिक में। मित्र मेला की यानी स्थापना इन्होंने ही किया है, BD सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी ने ही किया है 1904 ईस्वी में नासिक में। और उद्देश्य क्या था, गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में इन्होंने जो है वह नासिक महाराष्ट्र में जो है मित्र मेला की स्थापना किया। यही मित्र मेला जो है बाद में अभिनव भारत के रूप में संगठित हो गई। तो अभिनव भारत जो है ये भी 1904 में इनकी स्थापना किया इन्होंने, कहाँ पर, नासिक में ही। संस्थापक अभिनव भारत के यहीं BD सावरकर जी थे। तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा, ध्यान देना है कि जो मित्र मेला थी 1904 में, वहीं एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत क्या है, एक गुप्त सभा है। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा, ध्यान देना है कि यह नासिक के महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई, यानी महाराष्ट्र में इसकी शाखा तो थी, साथ ही कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। 1906 में BD सावरकर लंदन चले गए, फिर भी यह संस्था चलती रही। अभिनव भारत में पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की पुस्तक लिखने के कारण 9 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया था। इसके बारे में ध्यान दें कि 1937 से यहाँ पर जो लिखा गया है वह आपका 1937 इसमें सही है, लेकिन 1737 लिख दिया है। यह 1737 न होकर के बल्कि 1937 से 1943 ईस्वी तक, यानी 1937 से लेकर 1943 यानी 1943 तक यह हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया है, यानी मैजनी की जो आत्मकथा है उसको मराठी में अनुवाद इन्होंने किया BD सावरकर जी ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने। स्वदेशी आंदोलन एवं तिलक की स्वराज पार्टी से जुड़े, यानी बाल गंगाधर तिलक की जो स्वराज पार्टी थी उससे भी जुड़े, स्वदेशी आंदोलन से भी इन्होंने जुड़े। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन संबंधित है, यानी स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े रहे, और साथ ही में स्वराज पार्टी से भी ये जुड़े थे BD सावरकर जी। फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया, तो ये BD सावरकर जी ने किया था। इसके अलावा इसमें देखें इनके बारे में तो यह है कि यानी अब यहाँ से देखते हैं तो ये सावरकर बंधुओं, जिनमें विनायक गणेश ने मित्र मेला नामक गुप्त संगठन नासिक में 1899 बनाया। यानी सावरकर बंधु एक तो विनायक दामोदर थे जो कि मूल यहाँ पर BD दामोदर सावरकर हैं, और इनके एक भाई गणेश दामोदर सावरकर थे। इन्होंने मित्र मेला को हमने देख लिया था शुरू में ही कि 1904 में जो है मित्र मेला की नासिक में स्थापना किया था गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में, और यही मित्र मेला जो है बाद में जो है गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी, और इन्होंने 1899 में इसका संगठन बनाया था। आज की स्थापना 1904 में नासिक में यह सावरकर बंधु, जिनमें विनायक दामोदर सावरकर जी, BD सावरकर जी, इन्होंने किया। लंदन में इंडिया हाउस का कार्यभार ग्रहण किया है, यानी लंदन में जो इंडिया हाउस था उसका कार्यभार भी उन्होंने ग्रहण किया था। और हमने कल एक लेक्चर में देखा था कि जो इंग्लैंड में इंडिया हाउस था उससे श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और वहीं पर इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। तो इससे BD सावरकर जी जुड़े, की स्थापना की गई।
किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। तथा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका इन्होंने निकाला, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हमने करके कल के लेक्चर में विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो हमने देखा कि यह जो लंदन में इंडिया हाउस का कार्यभार ग्रहण किया था, यह क्यों संभाला था इसके बैकग्राउंड में कल हमने चर्चा किया था, लेकिन फिर भी इसमें देखें तो इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अंडा बन गया था। यानी इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था, तो इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा था उनके सहयोगियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। लंदन के द टाइम्स था अन्य समाचार पत्रों ने श्यामजी तथा उनके सहयोगी उनके साथियों की आलोचना की। इसके बाद श्यामजी लंदन छोड़कर पेरिस चले गए। यानी श्यामजी जो थे वो लंदन छोड़कर पेरिस चले गए और इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व बी.डी. सावरकर ने संभाला। इसी कारण जो है इसका राजनीतिक नेतृत्व बी.डी. सावरकर जी संभाला था। 10 मई 1908 ईस्वी को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया। इसी समय बी.डी. सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी उनकी पुस्तक देखें तो यही है, रचनाएं द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व, इसमें टू नेशन थ्योरी दी। इसमें टू नेशन थ्योरी इनकी रचनाओं में देखें तो इन्होंने इंडिया हाउस में यानी इसी समय बी.डी. सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। इसी पुस्तक में 1857 ईस्वी के विद्रोह को, यानी 1857 ईस्वी जो विद्रोह हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक में ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है 1857 के विद्रोह को। इनकी पुस्तक का नाम हमने देखा इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने कहाँ लिखी, कहाँ पर लिखी? लंदन में लिखी, इंडिया हाउस में इन्होंने लिखे। यानी इंडियन हाउस जो था, इंडिया हाउस के प्रवास के दौरान इसी समय इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। यानी ध्यान दें कि इनकी पुस्तकों में एक तो हमने देखा द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व, दूसरी बुक इनकी देखें हिंदुत्व, इसमें टू नेशन थ्योरी दी गई, हिंदुत्व भी इन्हीं की बुक्स है और इसमें टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत अपने इसको दिया गया है। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो जिम्मेरमैन योजना को देख लेते हैं। यानी एक प्लान है, जिम्मेरमैन प्लान है, इसको देखते हैं इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिम्मेरमैन प्लान या योजना। उद्देश्य इसका क्या था? विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना, इसका उद्देश्य था जिम्मेरमैन योजना का। इसके तहत बर्लिन यानी जर्मनी में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई। यानी जर्मनी में जो है बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना कहाँ पे की गई थी? जर्मनी में। और इस योजना के तहत जिम्मेरमैन योजना के तहत, इसके बाद देखें तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण शख्सियत या व्यक्ति हैं, इसमें वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी, भूपेंद्र दत्त जी, लाला हरदयाल संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल जी देखें तो यह गदर पार्टी के संस्थापक रहे हैं। तो आगे हम गदर पार्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें तो यह जिम्मेरमैन योजना संबंधित वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी, भूपेंद्र दत्त जी और लाला हरदयाल संबंधित थे। भूपेंद्र दत्त जी कौन थे? जिनको हमने देखा था, भूपेंद्र दत्त जी स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई जो भूपेंद्र दत्त जी थे। तो यह जिम्मेरमैन योजना संबंधित है। 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से लाई गई थी। यानी 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से यह जिम्मेरमैन योजना लाई गई थी, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठन करना था। चलिए अब गदर आंदोलन को देख लेते हैं। तो गदर आंदोलन के हालांकि हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है नोट्स में, इसलिए इसको थोड़ा सा जानकारी के रूप में ऐड करते हुए इसका विस्तार कर लेते हैं। तो गदर आंदोलन देखें तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 जो कि यहाँ डेट दिया गया है, यानी 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के, यानी ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में, ध्यान देना है। सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, यानी लाला हरदयाल ही है संस्थापक थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। यानी प्रेसिडेंट पूछेगा तो प्रेसिडेंट सोहन सिंह थे। गदर पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव, यानी प्रचार विभाग के सचिव लाला हरदयाल थे। इसके संस्थापक ही प्रचार विभाग के सचिव थे। इस दल के अन्य प्रमुख नेता, यानी गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता हम देखें तो रामचंद्र बरकतुल्ला जी थे, रास बिहारी बोस जी थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे और यानी राजा महेंद्र प्रताप थे और अब्दुल रहमान जी थे एवं मैडम भिकाजी कामा जी थी। तो हालांकि कल की चर्चा हमने विस्तार से कर लिया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे, यानी राजा महेंद्र प्रताप कौन थे, अब्दुल रहमान और मैडम भिकाजी कामा के बारे में विस्तार चर्चा कर ली है, लेकिन थोड़ी जानकारी इनको ऊपर और देख लेते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर का मतलब ये रहा कि कल के नोट्स में हमने इनके बारे में विस्तार से देखा था। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपकी जो है मैडम भिकाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी उपनाम से जाना जाता है। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगा फहराया था इन्होंने।
इसके बाद मैडम कामा SR राणा पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थे। लंदन में ही मदनलाल ढींगरा ने कर्नल वाजिद की हत्या 1909 में कर दी थी, इसको हमने देख लिया था। और महत्वपूर्ण से देखें तो यह है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में दिसंबर 1915 ईस्वी को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। अंतरिम भारत सरकार की स्थापना जो है यह काबुल में किया था राजा महेंद्र प्रताप जी ने। और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य देखें तो बरकतुल्ला जी जो थे, यह रामचंद्र और बरकतुल्ला हमने देखा कि गदर पार्टी से संबंधित थे। तो बरकतुल्ला जी इसमें प्रधानमंत्री थे। मौलाना अब्दुल्ला इनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। शमशेर सिंह थे, मथुरा सिंह थे और खुदा बख्श आदि जो है यह राजा महेंद्र प्रताप की जो मंत्रिमंडल था उससे संबंधित सदस्य थे या मेंबर सर थे। तो हमने देखा कि यह जो है प्रमुख लोग यानी गदर आंदोलन में प्रमुख लोग रामचंद्र थे और इसके बाद करतार सिंह सराका थे, बरकतुल्ला हमने देखा और भाई परमानंद इसके प्रमुख लोग इससे जुड़े थे। इसके अलावा हमने रास बिहारी बोस जो बाद में देखें तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े, आगे जाकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने किया रास बिहारी बोस जी ने। और सुभाष चंद्र बोस के महत्वपूर्ण सहयोगी में शामिल है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, यानी क्रांतिकारी आंदोलन तृतीय चरण का हुआ होगा उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यहाँ गदर आंदोलन को हम देख रहे हैं तो इसके महत्वपूर्ण लोग जुड़े रहे और मैडम भीकामी कामा जी भी इससे जुड़ी थी, ध्यान देना इस बात को। तो इसमें देखें तो सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। 1857 की स्मृति में गदर या हिंदुस्तान गदर पत्रिका साप्ताहिक रूप में प्रकाशन शुरू किया गया। हमने पहले ही देख लिया था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। इसी कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ गया। इस संगठन ने सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका के युगांतर आश्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। इस स्थान का नाम कलकत्ता में प्रकाशित सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका युगांतर के नाम पर रखा गया था। यानी कहने का आशा हुआ कि नवंबर 1923 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किया था। और इसी के बाद जो है बाद में यह देखें तो गदर पत्रिका जो है गदर आंदोलन के रूप में हुआ। और युगांतर पत्रिका को हमने पूर्व में ही देख लिया था कि युगांतर जो पत्रिका है यह देखें यहाँ पर है युगांतर, जो क्रांतिकारी पत्रिकाएं जो भारत में शामिल थे, यानी क्रांतिकारी जो भारत के अंदर, तो उसमें क्रांतिकारी पत्रिकाओं में युगांतर भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल था। युगांतर पत्रिका के बारे में हमने देखा था कि यह जो यानी इसको जो स्थापित किया था वह वीरेंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई एवं भूपेंद्र दत्त विवेकानंद के छोटे भाई जो थे, इन्होंने ही जो है देखें इसका विचारधारा लाया था। 1906 में इन दोनों युवकों यानी यही दो जो युवक थे मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन वीरेंद्र कुमार घोष जो अरविंद घोष के छोटे भाई थे और भूपेंद्र दत्त जो विवेकानंद जी के छोटे भाई थे, इन्होंने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो गदर पत्रिका थी ये कौन सी थी, तो यह ध्यान देना साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी वीकली मैगजीन थी ये गदर पत्रिका। यानी इसके बारे में ध्यान दें तो गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक, यानी इस साप्ताहिक जो था साप्ताहिक बाद में मासिक बनाया गया था। तो शुरुआत में पूछेगा तो साप्ताहिक था, बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया। और ध्यान देना है कौन कौन सी भाषा में प्रकाशित होता है, कभी कभार भी एग्जाम पूछ देता है। तो ये उर्दू में था, ध्यान देना है कि उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में थी। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी निकाला गया था, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पख्तूनी भाषा में भी एक अंक इसका प्रकाशित किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल जो थे इसके संस्थापक को अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तब इस दल का कार्यभार उनके साथी रामचंद्र में संभाला था। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप से एक और घटना को इसमें शामिल कर लेते हैं। देखें तो यह है कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। कामागाटा मारू प्रकरण जो 1914 का है, इसमें देखें तो यह है क्या, कामागाटा मारू एक जहाज था और इसमें कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा विवाद, यानी कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा विवाद बैकूर तट से यह संबंधित है। जहाज कलकत्ता के बजबज लाया गया, जहाज जो कलकत्ता के बजबज बंदरगाह लाया गया। इसके लिए सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी गठित की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा सकता है कि शोर कमेटी किससे संबंधित है, तो ये कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं। तो देखें कि कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था, यानी जहाज तो था ही, लेकिन ध्यान देना कि जापानी जहाज था, जिसे पंजाब के
जिसे पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने मार्च 1914 ईस्वी में हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर बूने के जरिए किराए पर लिया था। कौन किराए पर लिया था? गुरुदत्त सिंह ने लिया था। किससे लिया था? हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट से, जो मिस्टर बून था, उससे किराए पर लिया था। ये 1911 ईस्वी में हांगकांग पहुंचे। 1911 में हांगकांग पहुंचे। हांगकांग में उस समय 150 सिख थे जो कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आए हों। 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश के भीतर घुसने का आदेश दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर गुरुदत्त सिंह ने कामा गाटामारू नामक जहाज किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर, जिसमें 35 मुसलमान था, सिख थे, हांगकांग से वैंकूवर कनाडा के लिए रवाना हुए। एंड वैंकूवर तट से संबंधित है, तो कहाँ से? हांगकांग से वैंकूवर कनाडा के लिए रवाना। 2 भारतीय क्रांतिकारियों जिसमें भगवान सिंह एवं बरकतुल्ला ने जहाज में जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। 23 मई 1914 ईस्वी को जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने जहाज उतारने की इजाज़त नहीं दी। कनाडा में यात्रियों के अधिकारियों से लड़ने हेतु हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी या 30 कमेटी गठित की गई थी। शोर कमेटी या 30 कमेटी गठित की गई थी। अमेरिका में भगवान सिंह और बरकतुल्ला रामचंद्र एवं सोहन सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा से बाहर कर दिया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज में पहुंचने पर यात्री एवं पुलिस के मध्य झड़पें हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए और शेष 202 को जेल में डाल दिया गया। यानी ये बजबज जो बंदरगाह कलकत्ता में जहाज कलकत्ता की बजबज बंदरगाह पर लाया गया था। तो सारे प्रकरण को हम देखा कि जो कामा माटा गारू प्रकरण 1914 का है, हमने विस्तार समझने का प्रयास किया और यहाँ संक्षेप में दिया गया है। आगे इसमें देखते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 को। हालांकि इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लिए। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अंतर्गत जो जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे कांग्रेस का, उसमें विस्तार से चर्चा किया था। तो इसमें लखनऊ पैक्ट जो है 1916 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी और सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें, इसके नोट्स के अंतर्गत जो है हालांकि चर्चा हम कर चुके हैं और इसमें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन पर भी चलते हैं। पहले इसको देखते हैं। कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट देखें तो कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे। इसकी मुख्य बातें इसमें शामिल यह है, मुख्य बातों को इसमें शामिल करते हैं, यानी मेन फैक्ट इसमें क्या है? कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने लीग की मुस्लिमों, यानी कांग्रेस ने लीग की मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को मान लिया है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में 1/9 था, प्रांतीय में ये अलग अलग था। यानी यहाँ ध्यान दें, मुस्लिम लीग पर भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी जानकारी देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। मुस्लिम लीग को भी हमने देख लिया था और कांग्रेस की स्थापना को विस्तार समझ लिया था। तो यहाँ देख सकते हैं मुस्लिम लीग यह रहा आपका, इसका उद्देश्य क्या रहा, गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका अधिवेशन किया गया, सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में हम दे चुके हैं। और लीग के प्रथम मानद अध्यक्ष कौन थे, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो और इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना को भी हमने समझ लिया था। ये बंगाल विभाजन है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं उदय के कारणों में, यहाँ पर कांग्रेस से प्रसिद्ध कथन और कांग्रेस का गठन किन परिस्थितियों में हुआ था, ये सारी जानकारी। कांग्रेस का गठन, कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं और कांग्रेस के बाद के संपूर्ण संस्थाओं को हमने भी विस्तार से चर्चा कर लिया है। यानी कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं को यहाँ देख सकते हैं। 1900 राष्ट्रवाद के उदय के कारण, और यह रहा राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादियों का योगदान, उदारवादियों की नीतियां। यानी यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी, इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया पूर्व लेक्चर में। आप यहाँ देख सकते हैं। हम लखनऊ पैक्ट के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पर देखें यह है कांग्रेस एवं लीग, कांग्रेस एवं लीग मतलब मुस्लिम लीग द्वारा सरकार से मांग क्या की गई थी, तो भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा की जाए। ये दोनों की मांग थी, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों की मांग थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका में भारतीयों की संख्या और अधिकार बढ़ाए जाएं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा पद भारतीयों के रखे जाएं। ये जो है कांग्रेस और मुस्लिम की सरकार से मांग थी, यानी अंग्रेजी सरकार से मांग थी। अब लखनऊ पैक्ट को 1916 का जो पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट जो 1916 का, इसको कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अंतर्गत भी समझ लेते हैं। ये रहा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जिसके अंतर्गत पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में बिमेश चंद्र बनर्जी जी अध्यक्षता किए थे। 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूपी स्पेशल के अंतर्गत हमने देखा था कि 9 जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो उत्तर प्रदेश में किए गए, जिसमें 3 इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में, और 3 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, 1 बनारस में, 1 मेरठ में और 1 जो है आपका कानपुर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं आपका, देखें तो महत्वपूर्ण रूप से आपका जो है चौथा अधिवेशन यह उत्तर प्रदेश में किया गया था, इलाहाबाद में। इसके जॉर्ज जूलर अध्यक्षता किए, तो प्रथम अंग्रेज थे। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं इसमें पुनः इलाहाबाद में 8वां आयोजित किया जाता है,
यानी 8वां यह है। विमेश चंद्र बनर्जी जी ने अध्यक्षता किए थे, यानी जो पहले अध्यक्ष थे वहीं दोबारा जो है वो दूसरा अधिवेशन यानी 8वां अधिवेशन जो इलाहाबाद में होता है, विमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद इसमें देखें जो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण रहा, यह आपका जो है 15वां 1899 का सम्मेलन ये लखनऊ में होता है, रमेश चंद्र दत्त जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद इसमें देखें जो महत्वपूर्ण रूप से आता है वो 21वां अधिवेशन आता है उत्तर प्रदेश संबंधित, ये बनारस में 1905 में आयोजित किया था। इसको गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्षता करते हैं, जो गांधी जी के महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखें तो पुनः इलाहाबाद में 26वां आयोजन आता है 1910 में, इसके अध्यक्षता सर विलियम बेडवर्स जी करते हैं। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रूप से जो शामिल है, इसके बाद यही आता है 1916 का जो है, जो हमने देखा था लखनऊ पैक्ट, यानी 32वां अधिवेशन 1916 का, यह लखनऊ में आयोजित किया। इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। यह मुस्लिम लीग से समझौता आता है, मुस्लिम लीग से समझौता होने के साथ साथ इसमें गरम दल और नरम दल की जो भेंट होती है, और इसी में जो है गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ल जी जो है वह चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं, यानी गांधी जी को जो चंपारण आने का निमंत्रण इसी समझौता यानी 32वां समझौता जो लखनऊ में किया गया था, 32वां अधिवेशन 1916 का, इसी में गांधी जी को जो चंपारण की समस्याओं से अवगत कराने के लिए रामचंद्र शुक्ल जो है वह गांधी जी से आने के लिए आग्रह किए थे। तो यह गांधी जी के जो प्रयोग का देखें तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में होता है। इसकी शुरुआत या नींव यहीं से रखी जाती है लखनऊ पैक्ट से। तो लखनऊ पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता के दृष्टिकोण से, नरम दल और गरम दल में पुनः एक होने के दृष्टिकोण से, और गांधी जी की जो है वह गांधी युग की शुरुआत यानी बैकग्राउंड भूमिका के रूप में यह लखनऊ पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखें तो जो उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन किए जाते हैं उसमें देखें तो आपका कानपुर होता है, कानपुर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी 1925 में कानपुर में, इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू जिसकी अध्यक्षता करते हैं। यह प्रथम भारतीय महिला होने का इनको गौरव प्राप्त है, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव जो है श्रीमती एनी बेसेंट को है। यह 33वां अधिवेशन यानी लखनऊ पैक्ट के जस्ट बाद 1917 में जो होता है, इसकी एनी बेसेंट करती हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और इसके बाद हमने देखा जो उत्तर प्रदेश से कानपुर में हो चुका है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में और देखें तो लखनऊ में देखें तो यह आपका 50वां अधिवेशन होता है 1936 में लखनऊ में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश में और है आपका रामगढ़ है, यह भी उत्तर प्रदेश संबंधित है, इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 54वां यह होता है 1940 का। और यह देखें आज़ादी के समय जो होता है ये 1946-47 में मेरठ में आयोजित होता है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखें तो यह आचार्य JB की पुरानी जी इसके अध्यक्षता आज़ादी के समय अध्यक्ष रहते हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष देखें तो यही है 54 में जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्षता करते हैं। यह लगभग देखें 40 से 46 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। और ध्यान दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं इसमें देखें। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलावा देखें तो 46वां भी महत्वपूर्ण, इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किए थे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं 2 अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, इसमें हरिपुरा और त्रिपुरी में जो है इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। इसमें पहली बार जब इन्होंने अध्यक्षता किया था हरिपुरा में, तो इसमें विशेष महत्वपूर्ण रूप से यह हुआ कि जो 19 से 21 फरवरी 1938 को यह आयोजित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी मुख्य बात यह थी कि यह अधिवेशन एक गांव में हुआ था, यह अधिवेशन जो है एक गांव में हुआ था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसी अधिवेशन में भारत के स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद देखें तो जो आपका 52वां होता है 10 मार्च 1939 को त्रिपुरी में यह आयोजित किया जाता है। हालांकि गांव में प्रथम अधिवेशन जो यह फैजपुर का है, द्वितीय अधिवेशन हरिपुरा का भी होता है, प्रथम अधिवेशन यह फैजपुर में 1937 में 51वां इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो यह करते हैं, थोड़ा विवादित यह हो जाता है 1939 जो त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान होता है। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को 1377 ईस्वी के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया, परंतु अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद देखें तो यह 54वां जो होता है 1940 रामगढ़ अब्दुल कलाम आज़ाद जी बनते हैं। इसमें विशेष बातें ये होती हैं कि ये देखिए 1940 से 1941-45 ईस्वी तक यह लंबे समय तक 6 वर्ष तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। इसमें विशेष बातें क्या शामिल इसमें होती हैं 94 में, तो इसमें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, यानी भारत छोड़ो आंदोलन इस दौरान शुरू होता है, तो भारत छोड़ो 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तो सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। तब 1941 से 45 ईस्वी के मध्य कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका था। इन वर्षों में अब्दुल कलाम आज़ादी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ था।
पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यही अबुल कलाम आजाद जी थे। सबसे लंबे समय तक कौन थे? तो यही अबुल कलाम आजाद जी ही थे। और सबसे युवा पूछेगा तब भी यही रहे, क्योंकि विशेष अधिवेशन देखें तो ये विशेष 1923 के दिल्ली में इसे अबुल कलाम आजाद जिता करते हैं। सबसे युवा होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है। इसके अलावा मुख्य बातों को इसमें शामिल कर लें तो यहाँ देखें 45वां में इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये लाहौर अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर अधिवेशन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। यानी इसमें ध्यान दें तो यह जो है प्रमुख बातों में इसमें शामिल, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय लिया गया। यानी 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए कालांतर में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इसी दिन को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और भारत में आज 26 जनवरी को जो है वह जो है संविधान पूर्ण गणराज्य यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत एक गणराज्य हो गया था, जबकि उससे पूर्व देखें तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन पूर्ण गणराज्य 26 जनवरी 1950 में मिला था। तो 26 जनवरी इसी दिन को ध्यान में रखते हुए ये 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यानी 26 जनवरी 1930 को मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो 19 से 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसके अलावा देखें तो ये आपका जो है गुवाहाटी सम्मेलन एस श्रीनिवास अयंगर जी थे सदस्य। 10 खादी वस्त्र निर्माण कर दिया गया था। प्रथम भारतीय महिला सभा ने देख लिया है। सारी जानकारी कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया जाता है आपका 1920 नागपुर अधिवेशन में सीवी राघवाचार्य जी अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो होता है 20 जून 1918 बम्बई में हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन तो होता है। पहला विभाजन कब हुआ होता है तो 1907 में हमने देख लिया था सूरत में। देखें ये 1907 का सूरत का अधिवेशन देखें, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। और देखो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस का संविधान का निर्माण देखें तो ये 1908 का मद्रास अधिवेशन रास बिहारी घोष जी करते हैं। लगातार 2 बार रहते हैं, कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ देखें तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित विषम नारायणधर जी करते, पहली बार जनगणमन गाया गया था। और 41वां देखें 1915 का जो है 31वां 1915 बम्बई में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन ने भी भाग लिया था, यानी जो भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद 12वां 1896 में होता है कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सयानी जिसकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित है वंदे मातरम उसको गाया गया था। इसके बाद अल्फ्रेड वेब देखें इसकी अध्यक्षता मद्रास में की जाती है 1994। ये प्रथम आर्यस व्यक्ति थे और प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल थे जो इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था, प्रथम अंग्रेज थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष देखें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, मद्रास में 1887 में इसका अधिवेशन किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष विमेश बनर्जी थे, बम्बई में इसके अधिवेशन किया गया था 1850 में। इसमें 72 प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण से सारे जो है कांग्रेस के अधिवेशन को हमने इस लेक्चर में समझने का प्रयास किया कि पूरे में विस्तार से कर चुके हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक शामिल करते हैं, आगे जो होगा महत्वपूर्ण लेक्चर को हम शामिल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।